आधी रात को अचानक मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान था। काकी मेरे कमरे में आ गईं और मुझसे बोलीं कि वे आज रात नहीं सो पाएंगी क्योंकि उन्हें तेज बारिश से बहुत डर लगता है। उनकी बात सुनकर मैं भी डर गया। मैंने सोचा, अगर काकी मेरे कमरे में पूरी रात रुकेंगी तो न जाने क्या होगा। हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। काकी ने मुझसे पूछा, तुम्हें किन किन चीजों का शौक है? मैंने बताया कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना और घुड़सवारी। ये सब मेरे फेवरेट है। मैंने काकी से पूछा, और आपको क्या पसंद है? वे अपनी पसंद नापसंद बताने लगीं। फिर अचानक उठकर बैठ गईं और बोलीं, घुड़सवारी मुझे भी पसंद है। मैंने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। काकी ने अजीब तरीके से मेरी ओर देखते हुए कहा, लेकिन मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और जिस तरह से उन्होंने देखा, उससे मैं बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे। मेरी काकी कम उम्र की और बहुत खूबसूरत महिला थीं और उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे अंदर एक तूफान पैदा हो गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया। मेरा नाम रोहित है। मैं 18 साल का एक खूबसूरत नौजवान हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ जहाँ मेरी जिंदगी सरल और खुशहाल थी। मेरी माँ एक गृहिणी थीं और मेरे पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। अपने माता पिता के प्यार और समर्थन के कारण मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी। मैं अपने स्कूल में एक अच्छा छात्र था और पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल था, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। वहाँ पर मैंने कई अच्छे दोस्त बनाए थे। उनमें से मेरे सबसे करीबी दोस्त थे रोहन, सौरव और मनीष। हम चारों हमेशा साथ रहते थे और हर चीज में एक दूसरे का साथ देते थे। हम साथ में पढ़ाई करते, खेलते और अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। जब मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो पापा मेरे लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश करने लगे। इसी बीच मेरे चाचा, जो दूसरे शहर में रहते थे, का पापा के पास फोन आया। उन्होंने हम सभी का हालचाल लिया और फिर हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल, मेरे चाचा की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही चाचा और काकी के बीच बहुत झगड़े होने लगे। घरवालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन काकी चाचा के साथ रहना नहीं चाहती थीं और फिर उन्हें तलाक देकर चली गईं। उनके तलाक की वजह मुझे आज तक नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था और दूसरी बात यह कि काकी चाचा पर कई तरह के इल्जाम लगा रही थीं। चाचा और काकी पर कौन गलत और कौन सही, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वे दोनों दूसरे शहर में अकेले ही रहते थे। इस वजह से जब चाचा ने अपना फैसला सुनाया कि वे काकी के साथ नहीं रहना चाहते, तो मजबूरन घरवालों को भी उनका यह फैसला मानना पड़ा और उसके बाद वे दोनों अलग हो गए। चाचा गोवा में नौकरी करते थे, लेकिन वे बीच बीच में घर आते जाते रहते थे। बात करते करते जब चाचा को यह पता चला कि पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज है, इसलिए आप रोहित को यहाँ भेज दो। वैसे भी मैं रोहित को यहीं पर बुलाने वाला था क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी नेहा को इस शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर रोहित यहाँ आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और यही रहता है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इस तरह से रोहित भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और नेहा भी अकेली नहीं रहेगी और मैं आराम से बेफिक्र होकर गोवा वापस जा सकता हूँ। पापा को भी चाचा की बात ठीक लगी और उन्होंने फैसला किया कि अब मैं चाचा के पास जाकर रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं चाचा के घर पहुँच चुका था। जब मैं चाचा के शहर पहुँचा, तो मुझे वहाँ के माहौल से अभिभूत महसूस हुआ। शहर बड़ा और आधुनिक था और वहाँ के कॉलेजों की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से अब मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। चलो तुम्हें तुम्हारी काकी से मिलवाता हूँ। वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, तब से वह बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले वह बेचारी टेंशन में थी कि अकेले कैसे रहेगी, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम स्वभाव से बहुत हंसमुख हो, तो वह खुश हो गई। वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हंसने मुस्कुराने वाली और बातें करने वाली है। जैसे ही मैं चाचा के घर पहुंचा और सामने मेरी काकी ने दरवाज़ा खोला, तो उन्हें देखकर मैं दंग रह गया।
काकी चाचा की आधी उम्र की थीं। वे मुझे 20 साल की लग रही थीं और उनकी खूबसूरती किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन की तरह उनका कद काठी और चेहरा चमक रहा था। उनके काले लंबे घने बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं उन्हें देखते ही पलक झपकाना भूल गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरी नई काकी है। मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था कि तभी चाचा ने मुझे एक झटके से सपनों से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ रोहित, यह तुम्हारी काकी है, मिलोगे नहीं? मैंने तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ रोहित, अंदर आओ। हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर अंदर गया और देखा कि घर बहुत सुंदर और व्यवस्थित था। काकी ने मुझे बैठाया और मेरे सफ़र के बारे में पूछा, कैसा रहा सफ़र, थक गए हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं काकी, सफ़र अच्छा रहा। थकान तो बिल्कुल भी नहीं है। काकी मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगीं, लेकिन मैं बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरे चाचा, जो कि लगभग 40 साल के होंगे, उनसे एक 20 साल की लड़की ने शादी कर ली। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है काकी की उम्र भी उतनी ही हो जितनी चाचा की, लेकिन उन्होंने अपना इतना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी भी साल की लड़की के जैसी ही दिख रही है। खैर, जो भी हो, चाचा बहुत खुशनसीब है जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी खूबसूरत मिली। काकी ने एक प्याली में चाय डालते हुए मुझे दी और मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, यह लो चाय पी लो, सफ़र की थकान उतर जाएगी। मैंने चाय का कप लिया और धन्यवाद दिया। काकी की मुस्कान इतनी दिलकश थी कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। चाय पीते पीते मैंने चाचा और काकी की बातचीत सुनी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज और खुश दिख रहे थे। चाय नाश्ता करने के बाद चाचा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ्लाइट से गोवा के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी। उन्होंने कहा, इसमें इस शहर के सभी अच्छे कॉलेजों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से किसी को भी चुनकर एडमिशन ले सकते हो। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गया। चाचा मुझसे कहने लगे, देखो रोहित, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी काकी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और है, तुम्हारी काकी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसके शरीर की काफी मांसपेशियां खिंच गई है। डॉक्टर ने बताया है कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा, जिससे उसे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए तुम उसका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखाना। इसके अलावा तुम्हारी काकी तुम्हें जो भी काम बताए, तुम वो कर देना क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने चाचा से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं काकी का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगली सुबह चाचा गोवा के लिए निकल गए और मैं और काकी अकेले उस घर में रह गए। चाचा के जाने के बाद मेरे लिए नई जिम्मेदारियां आ गईं। काकी की चोट और दर्द को देखते हुए मैं उनकी देखभाल में पूरी तरह से व्यस्त हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से आराम की जरूरत है और मैंने उनकी बात मानते हुए उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। दिन के समय जब काकी सोती या आराम करती, तब मैं घर के बाकी कामों में व्यस्त रहता। मुझे घर की साफ सफाई, खाना बनाना और काकी के लिए दवाइयाँ लाने की जिम्मेदारी मिली थी। मैं यह सुनिश्चित करता कि काकी को किसी भी चीज की कमी ना हो और उन्हें आराम मिले। काकी की चोट को लेकर मैं डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहता। डॉक्टर ने उन्हें कुछ व्यायाम और दवाइयों की सलाह दी थी, जो मैं नियमित रूप से काकी को देता था। इसके अलावा मैं काकी के साथ समय बिताने की कोशिश करता ताकि उन्हें मानसिक रूप से भी सहारा मिले। चाचा द्वारा दी गई लिस्ट में से विभिन्न कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करने लगा। मैं कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उनके पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सेवाओं की जानकारी पढ़ता। मैंने कॉलेजों की तुलना की और जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त लगा, उस पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने कॉलेजों के अधिकारियों से भी संपर्क किया और उनके द्वारा दी गई जानकारी को भी नोट किया। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे कई अच्छे विकल्प मिले और मैं एक कॉलेज के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मैं उसी दिन उस कॉलेज में पहुंचा और वहां जाकर दाखिला ले लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। वहां पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर और काकी अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि रात के समय काकी ने मुझे आवाज लगाई। मैं तुरंत भागकर किचन की तरफ गया तो यह देखकर दंग रह गया कि काकी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। वह गाउन जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती है।
लेकिन वह गाउन पूरा जालीदार था, जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी दिशा में घुमा लिया। काकी मुझसे बोली, रोहित, क्या तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने काकी से कहा, मैं कॉफ़ी पी लूंगा, और उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा। तो काकी ने मुझे रोक दिया। वह बोली, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफ़ी बनाती हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफ़ी पिएंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। काकी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही है, और यह सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया, आप अकेले ही छत पर चले जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त पर रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद काकी मेरे लिए कॉफ़ी का गिलास कमरे में ही ले आईं। लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफ़ी देने लगीं, तभी थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर गई, जिससे वह घबरा गईं और उसे पोंछने लगीं। पर उन्होंने जब यह सब किया तो एक बार फिर से मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी हरारत फैल गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप आराम से जाकर सो जाइए। और मैं तुरंत ही बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी काकी है। भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी माँ समान है, और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं लाना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। काकी की उम्र और स्थिति को समझते हुए मैंने जान लिया था कि इस प्रकार की भावनाएं मेरे लिए सही नहीं है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी भावनाओं को दबा कर रखूंगा और अपनी सोच को सही दिशा में बनाए रखूंगा। एक दिन काकी और मैं शॉपिंग पर गए। वहां पर मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लिए और काकी ने भी कुछ खरीदा। उस दिन मुझे पता चला कि काकी की उम्र सच में 20 साल की ही है। मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया, आपको चाचा कहाँ मिले? तो वह कहने लगीं, दरअसल तुम्हारे चाचा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे चाचा ही मुझे अस्पताल लेकर गए थे। फिर वहीं से हमारी मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। मैं बचपन से ही अपने चाचा काकी के घर पर रही थी, लेकिन वे लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। जब मुझे तुम्हारे चाचा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे चाचा के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैंने काकी से कहा, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मेरे चाचा बहुत ही अच्छे हैं। वह कहने लगीं, हाँ, सो तो है। तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, यहाँ से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। बाकी सब चीजें तो ठीक चल रही थीं, लेकिन ना जाने क्यों, जब से चाचा गए थे, तब से ही काकी घर में जो भी कपड़े पहन रही थीं, वे मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि वे कपड़े कुछ ज्यादा ही खुले थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है काकी इन सब बातों पर उतना ध्यान ना देती हों, और उनकी नज़र में तो मैं उनके बेटे के समान हूँ, इसलिए वह इस तरह के कपड़े आराम से मेरे सामने पहन रही है। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। इधर मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, जिसमें मुझे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिए गए थे। मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि वह मेरे घर पर आकर प्रोजेक्ट तैयार करेगा, क्योंकि उसके परिवार में बहुत शोर होता रहता था और मेरे घर पर सिर्फ काकी ही थीं और कोई छोटा बच्चा नहीं था जो हमें डिस्टर्ब करे। इसी वजह से मेरा दोस्त नितिन प्रोजेक्ट के कारण हर रोज कॉलेज के बाद मेरे साथ घर आने लगा, और फिर धीरे धीरे उसकी भी काकी से दोस्ती हो गई। काकी भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने लगीं। मुझे काकी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। जब भी मेरा दोस्त घर आता, काकी उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती थीं। मैं हमेशा काकी की तारीफ करता था कि वह मेरे दोस्त के साथ भी कितना अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन मेरे दोस्त ने काकी से पूछा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? यह सुनकर काकी का चेहरा उतर गया। हम दोनों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा काकी ने उन्हें मुश्किल से 10वीं कक्षा तक पढ़ने दिया और फिर उनकी पढ़ाई बंद करवा दी। काकी ने बताया कि उनके चाचा काकी का मानना था कि एक लड़की को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और उन्हें सिर्फ घर के कामों में लगा दिया। यह सुनकर मुझे और नितिन को बहुत दुख हुआ। हमने काकी को दिलासा दिया और कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी। मैंने कहा, काकी, आप बहुत मेहनती और समझदार है।
आपके साथ जो भी हुआ वह सही नहीं था, लेकिन अब हम आपके साथ हैं और हमें आपकी मदद करने का मौका मिला है। नितिन ने भी कहा, काकी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। आप जैसी सकारात्मक और सहयोगी व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणा है। काकी ने हमें बताया कि उन्होंने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन समय और परिस्थितियां हमेशा उनके खिलाफ थीं। अब हमारी मदद से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। फिर मैंने काकी से कहा, आप चाहे तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती है। मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। यह सुनकर मेरा दोस्त बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हाँ, आप भी हमारे साथ पढ़िए। फिर हम तीनों खूब मस्ती करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। काकी मुस्कुराते हुए बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे चोट लगी है और मुझे कई बार दर्द उठता है। इसीलिए मैं हर रोज कॉलेज नहीं जा सकती और अब मेरी शादी भी हो चुकी है। मुझे अपनी गृहस्थी भी देखनी है और आगे मेरे बच्चे होंगे तो फिर मैं कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी। मैंने कहा, तो आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जहां आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकती है। मेरी यह बात सुनकर काकी और नितिन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहा, अरे वाह, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर हम काकी के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने लगे और जल्दी ही एक कॉलेज फाइनल कर लिया। काकी ने कहा, मैं तुम्हारे चाचा से पूछकर ही एडमिशन लूंगी। शाम को काकी ने चाचा से पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। काकी पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थीं। फिर उन्होंने कहा, रोहित, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया है। मुझे घबराहट हो रही है कि मैं यह सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूंगी। मैंने कहा, काकी, आपकी पढ़ाई में मैं आपकी मदद करूंगा। जब भी आपको कुछ समझ में न आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यह सुनकर काकी बहुत खुश हो गईं और फिर उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं भी काकी की पढ़ाई में मदद कर देता और नितिन भी। हम तीनों कई बार बाहर घूमने के लिए भी चले जाते। कभी डिनर पर जाते तो कभी शॉपिंग मॉल में। हमारी दोस्ती अब पढ़ाई और घूमने तक सीमित नहीं रही, बल्कि हम अपने परिवारों की कहानियां भी साझा करने लगे। काकी ने अपनी पिछली जिंदगी की कठिनाइयों को बताया और मैंने अपने परिवार की कहानियां। नितिन भी अपने जीवन के अनुभव और चुनौतियों को साझा करता था। इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। काकी की पढ़ाई के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उन्होंने पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त की और धीरे धीरे घर के कामों को भी संभालने लगीं। उनका आत्मविश्वास और मेहनत हमें सभी को प्रेरित करता था। एक रात काकी ने अचानक मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे तो वह उनकी मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ नहीं है और काकी का खुद से हाथ नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मैंने उनकी मदद की। मैंने तुरंत ही तेल लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दी, लेकिन जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो काकी तिरछी निगाह से मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थीं। मैंने जल्दी से उनकी मालिश की और फिर बहाना बनाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगा कि काकी मुझसे हर छोटा मोटा काम करवाती, जैसे मंगलसूत्र बांधना, साड़ी का पल्लू ठीक करना आदि। इन सब में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वह मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखती, जिससे मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और बहुत कम बात करने लगा। वह अक्सर मुझसे कहती कि मैं उन्हें काकी न कहूं बल्कि नेहा कहकर बुलाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। काकी मेरे कमरे में आ गई और बोली, मैं आज रात यही सोऊंगी क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही है। आप घबराइए नहीं, मैं आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन काकी ने मेरी बात नहीं सुनी और तुरंत ही मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गईं। मैं एकटक खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर वह बोली, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, तुम भी इधर ही लेटकर सो जाओ। उनकी बातों से मुझे बहुत अजीब लगने लगा। स्थिति इतनी उलझन भरी हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ। फिर बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतजार करने लगा कि काकी कब सो जाएं। काकी सोने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वह बिस्तर पर लेटी मुझसे बातें कर रही थीं।
मैं परेशान था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और काकी की बातों का जवाब देता रहा, लेकिन मेरे मन में उलझनें बढ़ती जा रही थीं। काकी ने मुझसे कहा, रोहित, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत डर लगता था। बारिश की आवाज़ सुनकर तो मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। तब मेरी दादी मेरे पास बैठकर कहानियां सुनाती थीं, जिससे मेरा डर कम हो जाता था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काकी, अगर आपको कहानियां पसंद है तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे आपको नींद आ जाए। काकी ने उत्सुकता से कहा, हाँ, हाँ जरूर सुनाओ, मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि एक पुरानी कहानी सुनाने से शायद काकी को नींद आ जाए। मैंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटे लड़के का नाम महेश था। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक बात से बहुत डर लगता था। मैं कहानी सुनाते हुए धीरे धीरे अपनी आवाज को नरम और शांत करता गया ताकि काकी को नींद आ सके। कहानी के बीच बीच में मैं देखता रहा कि काकी सो रही है या नहीं, लेकिन काकी पूरी तरह जाग रही थीं और कहानी में खोई हुई थीं। कहानी खत्म होने के बाद काकी ने कहा, रोहित, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी। अब मुझे सच में थोड़ी नींद आ रही है। मैंने राहत की सांस ली और कहा, यह बहुत अच्छी बात है। काकी, आप आराम से सो जाइए। लेकिन काकी फिर से उठकर बैठ गईं और बोलीं, रोहित, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। चलो कुछ और बातें करते हैं। मैं अंदर से परेशान था, लेकिन मैंने काकी को कोई भी संकेत नहीं दिया कि मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। मैंने खुद को समझाया कि यह स्थिति जल्द ही समाप्त हो जाएगी और मुझे शांत रहना होगा। मैंने काकी से कहा, काकी, आप कुछ देर आंखें बंद करके लेटे और गहरी सांस लें। इससे आपको नींद आ जाएगी। काकी ने मेरी बात मानी और लेट गईं। मैंने भी बत्ती बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा कि काकी सो जाएं। लेकिन मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थीं क्योंकि काकी अभी जाग रही थीं और बात करने की कोशिश कर रही थीं। कुछ समय बाद जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन काकी ने सुबह उठकर मुझसे शिकायत की कि मैं सोफे पर क्यों सोया, क्यों मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज्यादा फिक्र जताने लगीं कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने काकी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था और ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में ही बिताने लगा था, जिसकी वजह से वह मुझसे शिकायत करने लगी थीं। रोहित, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घूमने फिराने के लिए ले जाते हो। मैंने काकी से कहा, दरअसल मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं बात के लिए इतना ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। यह कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात काकी ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करने के लिए कहा। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, थोड़ी ही देर बाद काकी अचानक से उठकर बैठ गईं और कहने लगीं, तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज के बारे में तो बताया ही नहीं। मैंने उनसे कहा, दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है, जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीजें पसंद है। उन्होंने मेरी तरफ अजीब तरीके से देखते हुए कहा, घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा, अरे वाह, आपकी पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगीं, लेकिन मुझे सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। उनके चेहरे पर उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान थी, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पसीने से तरबतर होने लगा। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वह बार बार मुझे इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था। तभी मैंने अपना आपा खो दिया और उन पर जोर से चिल्लाया, आप मुझसे यह कैसी बातें कर रही है। मेरे ऐसा कहते ही काकी थोड़ा घबरा गईं और कहने लगीं, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काकी ने मुझे इस तरह की बातें क्यों की और मुझे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब मुझे काकी की हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं। उस दिन के बाद से मैंने काकी से और भी ज्यादा बात करना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और बार बार समझाने लगीं कि वह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थीं, पर फिर भी मैंने झूठा दिखावा कर दिया कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है।
एक दिन कॉलेज में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और जब मैं जल्दी घर वापस लौटा तो यह देखकर दंग रह गया कि काकी के कमरे से मेरे दोस्त नितिन की हंसने की आवाज आ रही थी। नितिन ने कहा था कि आज उसे अपनी मां को अस्पताल में जाकर दिखाना है, लेकिन वह यहाँ पर अकेले काकी के साथ क्या कर रहा था। मुझे काकी पर तो पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त नितिन भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। काकी कह रही थीं, तुम्हारा दोस्त रोहित तो एक नंबर का डरपोक है। मैंने उसे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए वह हर वक्त मुझसे छुपता फिरता है। लेकिन सच कहूं तो मुझे तो तुम में एक असली मर्दों वाली बात नजर आती है। इस बात पर नितिन बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे आप उसे छोड़िए, वह तो बड़ा ही दब्बू किस्म का इंसान है। आप मेरे साथ खुश रहिए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गया। जिस चीज पर सिर्फ मेरे चाचा का हक था, वह इस वक्त सिर्फ नितिन को मिल रहा था। यह सब देखकर मैं वहां से तुरंत निकल आया और एक बार में जाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अभी भी वह नजारा घूम रहा था और मुझे रह रहकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं काकी के चेहरे से यह नकाब उतार कर ही रहूंगा। वह मेरे चाचा को धोखा दे रही थीं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इसीलिए मैंने तुरंत ही फोन करके चाचा को काकी की एक एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा भी गुस्से में बौखला गए और उन्होंने इमरजेंसी में अपनी टिकट करा ली। उन्होंने मुझसे कहा कि वह 3 दिन के बाद इंडिया वापस आ रहे हैं। इधर मैं भी 3 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा, ताकि काकी को जरा भी भनक न लगे कि मैं उनकी सच्चाई जान गया हूँ। काकी ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इतना चुप क्यों हूँ और क्या हुआ है, पर मैंने बस यह कहकर टाल दिया कि मुझे कॉलेज में बहुत सारा काम है और मैं थोड़ा तनाव में हूँ। इस बीच मैंने नितिन से भी दूरी बना ली। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अब हमारे प्रोजेक्ट पर अकेले काम करूंगा और उसकी कोई जरूरत नहीं है। नितिन ने मुझसे कारण पूछा, लेकिन मैंने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में उसका झूठ और धोखा अब और बर्दाश्त के बाहर था। काकी ने फिर से मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, रोहित, क्या हुआ है? तुम इतने गुमसुम क्यों हो? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं काकी, बस पढ़ाई का दबाव है। काकी ने मेरे पास बैठते हुए कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है काकी, आप चिंता ना करें। तीसरे दिन का इंतजार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। उस दिन काकी ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए कुछ खास बनाना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उदास हूँ। मैंने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उस रात चाचा का फोन आया और उन्होंने कहा कि वह अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं। मैंने चाचा से कहा, चाचा, आप जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। चाचा ने गंभीरता से कहा, रोहित, मैं आ रहा हूँ, तुम मजबूत बने रहो। 3 दिन बाद जैसे ही चाचा घर लौटकर आए, उन्होंने तुरंत ही आकर काकी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से यह क्या हुआ। वह कहने लगीं, आप अचानक आ गए और फिर आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं? चाचा कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहित के दोस्त के साथ वह सब करने की? चाचा के मुंह से यह बात सुनकर काकी के तो होश ही उड़ चुके थे। वह बुरी तरह से चाचा के आगे रोने लगीं और कहने लगीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने और कोई भी चारा नहीं था। चाचा ने कहा, जब मैं तुमसे कहकर गया था कि तुम्हें यह सब रोहित के साथ करना है, तो फिर तुम उसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ रोहित तक की हिदायत दी थी। चाचा के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। चाचा कहने लगे, तुम बहुत लंबी लंबी बातें करती थीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे अच्छों का ईमान डिगा दो और तुम इस आदमी से लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाई। काकी कहने लगीं, मैंने तो ना जाने कितनी कोशिश की, ना जाने कितनी बार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि यह अपना होश खो बैठे, लेकिन यह ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां ही बना ली थीं। मैंने इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन यह तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि जब यह मेरे काम नहीं आ सकता तो फिर मैं इसके दोस्त से ही अपना काम बनवा लेती हूँ। चाचा और काकी की यह बातें सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आया और मैं चाचा से कहा,
आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर चाचा मेरी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे, तुझे मेरा यह काम करना ही पड़ेगा। हर हाल में तुझे मुझे एक बच्चा पैदा करके देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नपुंसक हूँ। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को नहीं खोना चाहता और समाज में इस बात का रुतबा भी रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। जब मेरी पहली बार तलाक हुआ था तो मेरी पहली पत्नी ने मुझे इस बात को लेकर बहुत बदनाम कर दिया था और फिर हर कोई मुझे शक की नज़र से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे नपुंसक कहे, और इसी वजह से मैंने यह दूसरी शादी की, ताकि दूसरों के दिमाग में जो यह शक का कीड़ा है उसे मैं पूरी तरह से खत्म कर सकूं। तुझे मेरे माथे पर लगा हुआ यह कलंक मिटाना ही होगा, हर हाल में, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नपुंसक हूँ और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपने इसी इरादे की वजह से तुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था और इसीलिए तुझे तेरी काकी के साथ अकेला छोड़कर गया, ताकि वह तुझे अपने जाल में फंसा सके और तुझसे मेरा वंश बहाने वाला ले सके, क्योंकि यही चाहता था कि मेरा जो वारिस हो वह इसी परिवार के किसी व्यक्ति से पैदा हो, और मुझे तुझसे बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं लगा, क्योंकि तेरी और तेरी काकी की उम्र लगभग एक ही है, तो तुम दोनों के बीच यह चीज ज्यादा आसान हो जाती। लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही फिदा हो जाता है, पर तू तो आज तक नहीं पिघला। पहले तो चाचा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं उनका यह काम कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, आपकी इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता और इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ अपना सारा सामान समेटने को आगे बढ़ा कि तभी अचानक से किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोरदार वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और चाचा काकी मेरे सामने खड़े हुए थे। चाचा कहने लगे, तुझे मेरा यह काम हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी या फिर जबरदस्ती। अगर तू मेरी बात प्यार से मान जाता तो मुझे तेरे साथ यह सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी नाक बचानी है और अपना वंश हर हाल में बहाना है, इसीलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। चाचा ने काकी से कहा, जाओ इसके लिए दूध बनाकर लाओ और वह जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी वह भी उसमें मिला देना। इतना कहकर चाचा और काकी दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए और मैं बुरी तरह से छटपटा रहा था। मुझे रोना आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। मेरे ही सगे चाचा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपने अहम और समाज की नज़रों में उठने के लिए वह मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी यह सब कुछ करते हुए। मैं यह सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ पैर हिलाकर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत बंधी हुई थीं कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की से मैंने नितिन को अंदर आते देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे हाथ पैरों को खोल दिया। मैंने तुरंत ही उसे उस वक्त गले से लगा लिया। हालांकि इस पल से पहले मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर हम दोनों तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। मैं उसके साथ बाइक से एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने हैरानी से नितिन की तरफ देखते हुए कहा, तुम आखिर मेरे कमरे की खिड़की से अचानक कैसे आ गए? नितिन ने बताया, मैं तेरी काकी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे चाचा घर आ चुके हैं। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तभी तुम लोगों की बातें सुनाई दीं। मैं वहीं खड़ा होकर सब कुछ सुनने लगा और फिर अचानक ही देखा कि तेरे चाचा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त, तू एक सीधा साधा इंसान है और तेरे साथ गलत होते हुए देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ यह सब नहीं होने दे सकता था और बस इसी वजह से मौका पाते ही मैंने तेरे कमरे की खिड़की से आकर तुझे बचा लिया। मैंने नितिन को एक बार फिर से गले लगाकर धन्यवाद बोला, क्योंकि आज अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। मैंने तुरंत ही उसके फोन से पापा को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वह खुद भी दंग रह गए कि उनका ही छोटा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। उसके बाद मैंने नितिन से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट खरीदकर अपने घर पहुंच गया। मेरे घर वालों का भी मेरी तरह ही बहुत बुरा हाल था। वह भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरे खुद के सगे चाचा मेरा इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद
पापा ने चाचा को बहुत खरी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। पापा ने कहा कि अगर यह हरकत किसी और ने मेरे साथ की होती तो अब तक वह इंसान जेल में होता, लेकिन क्योंकि चाचा उनके सगे भाई थे, बस इसी बात पर वह उन्हें छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से अपना सारा सामान समेट कर वापस अपने शहर में आ गया। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने ही हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में कब इतना अंधा हो जाए कि बहुत सारी हदों को पार कर दे, यह आज के जमाने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के अंदर हद से ज्यादा स्वार्थ भरा पड़ा है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें वह ना तो किसी की भावनाओं के बारे में सोचता है और ना ही किसी की फिक्र करता है। इसलिए हमें हर वक्त अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।